हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, शब्द रिहेबिलिटेशन सेंटर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे के रिगार्डिंग, स्पेशल बच्चे के रिगार्डिंग, और इस टॉपिक पे, ऐसे टॉपिक पे के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये सारे पेरेंट्स का ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है और ये सारे पेरेंट्स का मोस्टली क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है जब एज ए थेरेपिस्ट हम काम करते हैं, एज ए स्पेशल एजुकेटर या फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, एज ए कोई भी थेरेपिस्ट जब हम काम करते हैं तो हमें हमारे पेरेंट्स से ये सुनने को मिलता है, ये क्वेश्चन सुनने को मिलता है, ये मोस्टली क्वेश्चन सुनने को मिलता है कि क्या हमारे बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। क्या हमारे ऑटिज्म बच्चे, ADHD बच्चे, लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे, चाहे वो किसी भी कंडीशन के बच्चे हो, चाहे वो ADHD हो, CP हो, डाउन सिंड्रोम हो, चाहे वो किसी भी कंडीशन के बच्चे हो, क्या वो नॉर्मल हो सकते हैं कि नहीं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये सारे पेरेंट्स के दिमाग में रहता है। ये ऐसा होता क्यों, ये पेरेंट्स के मन में आता क्यों। जब भी हम अपने बच्चे को किसी और बच्चे के कंपैरिजन में देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा बच्चा ये चीज़ क्यों नहीं कर पा रहा, हमारा ये बच्चा ऐसा काम क्यों नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके से जब हम अपने बच्चों को कंपैरिजन करके देखते हैं तब हमारे दिमाग में, एज ए पेरेंट्स, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमारे बच्चे भी इन नॉर्मल बच्चे की तरफ एक्ट कब करेंगे और कैसे करेंगे और कब तक करेंगे, और ये क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे हमारे पेरेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे ताकि हम इन सब सारी चीज़ों को समझ पाए। तो इससे पहले मैं आपको और डिटेल में लेके जाऊँ, थोड़ा कुछ क्वेश्चन है मेरा सारे पेरेंट्स से कि मुझे आप बताइए कि ऐसी कौन सी बीमारी है, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे हम कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। कोई भी बीमारी का नाम ले सकते हैं आप, किसी भी बीमारी के नाम के बारे में बताइए कि जो हम बीमारी कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं, जो एक बार ठीक होने के बाद दोबारा हो भी ना, और या तो हम कंप्लीटली ठीक कर दें उसे। तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, पेरेंट्स ये कहेंगे कि कोई भी, बहुत सारे ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल ठीक हो सकती है। चलिए हम एक नॉर्मल चीज़ ले लेते हैं, फीवर को ले लेते हैं। तो क्या हम फीवर को भी कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन उठता है। क्या हम फीवर को भी कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। क्या वो फीवर एक बार ठीक होने के बाद आप कहेंगे कि मेडिसिन खाएंगे, दवाई खाएंगे तो ठीक हो सकती है। क्या मेडिसिन खाने के बाद भी, समझिएगा इस चीज़ को जरा, क्या मेडिसिन खाने के बाद भी फीवर दोबारा नहीं हो सकता है। क्या इस चीज़ की कोई गारंटी दे सकता है, क्या इस चीज़ की कोई गारंटी दे सकता है कि फीवर एक बार चला जाने के बाद दोबारा नहीं हो सकता। और एक चीज़ और कि फीवर के होने के पीछे कितने सारे फैक्टर हैं, चाहे इन्फेक्शन हो, चाहे वीकनेसेस हो, चाहे कोई बॉडी में फ्री रेडिकल्स हो, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से फीवर होने के चांसेस होते हैं। तो क्या हम सारे फैक्टर को ऊपर किल कर सकते हैं, क्या हम सारे फैक्टर को डिलीट कर सकते हैं। तो हमें ये समझना है कि जब भी हम किसी अपने स्पेशल बच्चे के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा बच्चा नॉर्मल कब होगा या हमारा बच्चा नॉर्मल की तरफ कब जाएगा, तो इस चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए, मान लीजिए टीबी का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी को टीबी हुई है, किसी उसके अंदर वीकनेसेस है, उसका स्पुटम निकलता है, उसको फीवर आता है, उसका वेट लॉस होता है, उसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ हैं, उसको कफ होता है, उसके अंदर बहुत सारे साइन एंड सिम्टम होंगे। तो क्या हम फीवर को कंट्रोल करके, क्या हम ओनली फीवर को कंट्रोल करके टीबी को ठीक कर सकते हैं। चाहे मान लीजिए कि 2-3 साइन या सिम्टम उठा लीजिए, 2-3 सिम्टम उठा लीजिए, और क्या 2-3 सिम्टम पे काम करने से क्या सारे जो भी उसके लक्षण है वो सारे ठीक हो सकते हैं। और अगर हमने सारे लक्षण ठीक भी कर लिए, अगर हमने सारे लक्षण को ठीक भी कर लिया, तो क्या टीबी दोबारा नहीं हो सकता, ये टीबी दोबारा नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। अब आते हैं हम हमारे जो स्पेशल बच्चे, तो उनके ब्रेन के ऊपर, कि उनके ब्रेन में हम लोग काम करते हैं और कैसे हम लोग हमारे बच्चे का ब्रेन क्या नॉर्मल की तरफ हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे मैंने फीवर का और टीबी का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही आप अपने बच्चे के कंडीशन को देखिए एक तरीके से। देखिए, हमारा ब्रेन कोई छोटा सा पार्ट नहीं है कि, या ना छोटा सा कोई एरिया है कि जहाँ पे आपने काम किया और बात खत्म हो गई।
हमारे ब्रेन में बहुत सारे एरिया होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन के एरिया, थिंकिंग प्रोसेस के एरिया, मैथमेटिक्स का एरिया, लर्निंग का एरिया, बहुत सारे एरिया होते हैं, बहुत सारे स्किल्स का एरिया, जैसे विजुअल परसेप्चुअल का, ऑडिटरी परसेप्चुअल का एरिया, ग्रोस मोटर का एरिया, सेंसरी का एरिया, बहुत सारे एरिया होते हैं हमारे ब्रेन में। और उस एरिया में सही से इंफॉर्मेशन ना पहुंच पाना ही एक हमारे स्पेशल बच्चों की कंडीशन होती है। अब हम काम जब करते हैं अपने बच्चों, स्पेशल बच्चों के साथ, तो हम लोग क्या है, एज ए पेरेंट्स हम लोगों को ये लगता है कि किसी थेरेपिस्ट ने ये वाला काम कर दिया तो अब मेरा बच्चा सारा काम करने लग जाएगा। क्या कम्युनिकेशन के ऊपर काम करने से, क्या स्पीच के ऊपर काम करने से, ओनली स्पीच के ऊपर काम करने से बाकी स्किल्स भी इंप्रूव हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे। ये क्वेश्चन ही गलत है कि आप इस तरीके से पूछे कि आप एक थिंकिंग प्रोसेस पे काम कीजिए और उसका स्पीच डेवलप हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। आपको स्पीच के ऊपर अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, उसके सेंसरी के ऊपर अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, उसके कम्युनिकेशन के ऊपर अलग तरीके से काम करने पड़ेगा, फाइन मोटर के ऊपर अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, ग्रोस मोटर के ऊपर अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। सारे एरिया पे थोड़ा थोड़ा करके हर एरिया पे काम करना पड़ेगा आपको, तब जाके बच्चा एक कंप्लीटली एक वर्क करेगा। और उसमें भी क्या होता है, जैसे मैंने बोला, एक टीवी का मान लीजिए, एक टीवी ले लीजिए और टीवी में बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से आप अगर सेंसरी का एरिया उठा लो, चाहे ग्रोस मोटर का एरिया उठा लो, अगर आप ग्रोस मोटर का एरिया उठा लेते हैं तो उसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसमें भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। टास्क इनिशिएशन होता है, सीक्वेंशियल होता है, मेमोरी होता है, प्रोपोसेप्टिव अवेयरनेस होता है, बॉडी अवेयरनेस होता है, और बहुत सारे मिड लाइन क्रॉसिंग होता है, बैलेंस होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। तो ग्रोस मोटर स्किल्स में भी और बाकी सारे स्किल्स में भी, मैं ग्रोस मोटर की बात नहीं कर रहा, सारे स्किल्स में जितने भी हमारे स्किल्स होते हैं हमारे ब्रेन में या हमारे नॉलेज में, उन सारे स्किल्स में भी बहुत सारे पार्ट आते हैं। और पार्ट के ऊपर अच्छे से काम करने की जरूरत है। हर एरिया पे हर स्किल्स के कंपोनेंट के ऊपर काम करने की जरूरत पड़ती है हमें। और हम ये सोचे कि आज मैंने बस उसके सोशल स्किल पे काम किया है और प्ले स्किल उसकी इंप्रूव हो जाए, तो नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। आपको हर एरिया पे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, हर एरिया पे एक लेवल गेन करना पड़ेगा। हर एरिया का, हर स्किल्स का एक लेवल है, हर लेवल को पार करना है हमें, हर लेवल को सिखाना पड़ेगा बच्चे को। तब जाके बच्चा एक परफॉर्मेंस देता है, तब जाके बच्चा एक काम करने की कोशिश करता है, तब जाके जो आप चाहते हैं बच्चा उस चीज़ को करने की कोशिश करता है। और हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि मेरा बच्चा नॉर्मल हो जाए, या मेरा बच्चा नॉर्मल की तरह करने लग जाए, या मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। जब हम ठीक बोलते हैं ना, तो हम ये बोलते हैं कि उसके अंदर कोई बीमारी है। हमारे जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो किसी बीमारी से ग्रसित नहीं होते हैं। उनका एक ब्रेन है, उनका एक स्ट्रक्चर है, उनका एक लेवल है, किसी चीज़ को ग्रहण करने का, किसी चीज़ को सीखने का, लर्न करने का एक लेवल है उनके अंदर, एक इंटेलिजेंस है उनके अंदर। कोई बच्चा सीवियर होता है, कोई बच्चा माइल्ड होता है, कोई बच्चा मॉडरेट होता है, कोई बच्चा प्रोफाउंड होता है। बच्चा अलग अलग तरीके के होते हैं, सारे बच्चे अलग अलग तरीके के होते हैं। और हर बच्चा अलग, नॉर्मल बच्चे भी अलग अलग तरीके के होते हैं। प्राइवेट स्कूल का बच्चा अगर आप देखो, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा देखो, कहोगे कि प्राइवेट स्कूल का बच्चा ज़्यादा तेज होता है, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा थोड़ा सा कम तेज होता है। तो क्या हमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को तेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है? क्या प्राइवेट स्कूल का बच्चा की हमेशा तेज होता है? क्या उस पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है? इन दोनों बच्चों के ऊपर जब हम काम करते हैं प्रॉपर वे में, हर एरिया के ऊपर काम करते हैं, मैथमेटिक्स के एरिया पे, साइंस के एरिया पे, चाहे सोशल स्टडी के एरिया पे, उनके हर एक सब्जेक्ट के ऊपर काम करने की जरूरत पड़ती है। आप ये सोचो कि हिंदी बस बच्चा पढ़ ले और एकेडमिकली बहुत अच्छा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हम अपने स्पेशल बच्चों के साथ काम करें, तो हम ये सोचें कि मेरे बच्चे में क्या चाहिए मुझे, मेरे बच्चे का पूरा होल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। जब इन फैक्टर को हम जब समझते हैं, इन सारे फैक्टर को हमें समझना पड़ता है कि जब भी मैं अपने बच्चे के साथ काम करूं तो कौन कौन से स्किल्स को उठाऊं, कौन कौन से स्किल्स पर काम करने की जरूरत है मुझे। वैसे तो सारे स्किल्स पे काम करोगे तो ही बहुत बढ़िया रहेगा। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आपने एक एरिया पे काम किया, एक एरिया छोड़ दिया और कल को वो एरिया उसको काम करने की जरूरत पड़ रही है उस एरिया पे, तो बच्चा लैग करता है। सपोज दैट आपने बच्चे को प्ले स्किल का बहुत अच्छा सिखाया, लेकिन अगर सोशल स्किल नहीं सिखाया तो कहीं ना कहीं बच्चा लैग करेगा।
आपको फील होगा कि मेरा बच्चा सोसाइटी में जाके अच्छा काम नहीं कर रहा। आपको फील होगा कि जब स्कूल में जाता है तो और बच्चों के साथ इंगेज नहीं होता। अगर आपने सोशल स्किल पे काम कर लिया, प्ले स्किल पे काम कर लिया और ग्रोस मोटर स्किल्स पे काम नहीं किया, तो कहीं ना कहीं बच्चा परफॉर्म नहीं करेगा। उसको आएगा दूसरों से बात करने, उसको समझ में आएगा कि सामने वाला क्या कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो परफॉर्म करने जाएगा उसको नहीं समझ में आएगा कि कैसे परफॉर्म करते, तो ग्रोस मोटर का एरिया रह जाएगा फिर उसका वहाँ पे। और फिर आप कहोगे कि मेरा बच्चा नॉर्मल कब होगा, वो कब एडिएट करेगा। ऐसा नहीं होता। आपको हर एरिया के ऊपर समझना पड़ता है कि मेरा बच्चा नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगा, उसको हमें सिखाना पड़ेगा कि वो कैसे अपनी जिंदगी जी सकता है, वो कैसे अपनी लाइफ को इजीली मेंटेन कर सकता है, बैलेंस कर सकता है, चाहे वो किसी भी ब्रेन के किसी भी एरिया पे काम करे जब। तो इन फैक्टरों को समझने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी कंडीशन का बच्चा हो, ऑटिज्म हो, ADHD, चाहे किसी भी कंडीशन का बच्चा हो। हमारे बच्चों को नॉर्मल मत कीजिए, नॉर्मल से बियॉन्ड कीजिए। उनके अंदर कुछ स्पेशलिटी है, उनको अगर समझ गए आप, तो आपका बच्चा, आप ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा नॉर्मल की तरह एक्ट करने लग जाए, नॉर्मल नहीं, वो अपने तरीके से एक्ट करेगा, वो बहुत बेटर एक्ट करेगा। उस एक्शन को समझ जाएंगे आप, तो अपने बच्चे के ऊपर आप कभी डाउट नहीं करेंगे, कभी शक नहीं करेंगे कि हाँ उसके अंदर कुछ कमी है। और यही गलती करते हैं हम लोग कि कंपैरिजन के चक्कर में, हम जब दूसरे बच्चों को देखते हैं, कंपैरिजन के चक्कर में हम अपने बच्चों का नुकसान कर देते हैं, एक बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। सो थैंक यू सो मच, मुझे समझने के लिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इन सब सारी बातों को ध्यान रखिए और खुश रहिए और शब्द रिहेबिलिटेशन सेंटर के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।